हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा नए साम्राज्य और राज्य। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये कौन सा चैप्टर है? 10। यदि आप इसके पहले के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में अनेक महत्वपूर्ण शासक और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कड़ी है समुद्रगुप्त शासक से संबंधित। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम आते हैं, बाद में आएंगे। यह आज से 1650 साल पहले मौजूद था, यानी प्राचीन भारत में। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है इसे? नेपोलियन ने एक समय में पूरे यूरोप के देशों को विजिट कर लिया था। तो जब यूरोपीय इतिहासकार थे, उन्होंने जब समुद्रगुप्त को देखा तो इन दोनों के बीच में समानताएं नजर आई। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसे नाम दिया भारत का नेपोलियन। लेकिन जो एक खास बात है, मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि समुद्रगुप्त इसकी तुलना में भी महान कैसे था। नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में पराजय प्राप्त हुई इसे, और इसने अपना जीवन निर्वासित रूप में व्यतीत किया, जबकि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कोई युद्ध में हारा नहीं और आजीवन शासक बना रहा। तो ऐसे में यह हमें इससे श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब इतने साल पहले की बात है, 1650 साल पहला। ऐसे में इसके बारे में हमें यदि जानना है तो हमें किससे पता चलता है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से। बात यहां अशोक स्तंभ की है, तो क्या अशोक ने इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था? तो जी नहीं। जैसा कि अशोक के काल में अशोक ने अपने बड़े बड़े स्तंभ लगवा किए थे, तो उसी स्तंभ पर अपना एक अलग अभिलेख लिखा है। इसके एक दरबारी कवि और मंत्री था हरि सिंह। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया प्रशस्ति अभिलेख, या अशोक स्तंभ को हम पर्याप्त प्रशस्ति भी कहते हैं जब हम समुद्रगुप्त के बारे में जानना जाते हैं। इस दरबारी कवि ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी दरबारी कवि है अपने शासक के गुण का बखान करता है। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में बताया है कि एक योद्धा था, युद्धों को विजय प्राप्त करने वाला था, और एक क्या था? श्रेष्ठ स्तर का एक कवि था। साथ में इसने प्रशंसा को आगे बढ़ाने के क्रम में इसे ईश्वर के समान तक बता दिया कि यह ईश्वर के समान है। अब हम मानचित्र के सहायता से अशोक की जो अलग अलग नीतियां हैं उसको पढ़ेंगे। मानचित्र की नीतियों से सहारे से हम अलग अलग नीतियों को पढ़ेंगे। तो पहली जो नीतियां जो अशोक ने अपनाई थी वो आर्यावर्त। यहाँ कितने शासक मौजूद थे? 9 शासक। इनके राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहला इसका नीति। दूसरी जो युद्ध नीति थी इसने दक्षिणापथ कि 12 राज्यों जो शासक थे उनके संगठन को हराया, लेकिन हराने के बाद में इसने साम्राज्य को वापस लौटा दिया और उन्हें राज्य करते रहने की अनुमति प्रदान की, और कहा कि आप एक निश्चित समय के बाद हमें भेंट प्रदान करते रहना। तो ये दक्षिणापथ के शासकों के प्रति जो अपनाई गई नीति है। तीसरा जो इसके
पड़ोसी देश थे, जिसमें शामिल था बंगाल, असम, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी गणराज्य। इनके प्रति क्या नीति अपनाई? इन्हें अपने अधीन किया और उसके बाद इन पर नियंत्रण स्थापित करते हुए इन्हें कहा कि आपको मुझे उपहार प्रदान करना है, आपको हमारी आज्ञा का पालन करना है और हमारे दरबार में उपस्थित होना है, उपस्थित होना है। ये तीसरी नीति थी। अब चौथी नीति हम देखते हैं। चौथी नीति उसने क्या अपनाई? चौथी नीति उसने बाह्य देशों के प्रति अपनाई। श्रीलंका भी है। इसके अंतर्गत कौन शासक का है? शक, कुषाण और श्रीलंका के भी शासक इसमें शामिल थे। इन शासकों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की कि हाँ, हम अपना आपको शासक मानते हैं। और क्या किया? अपनी पुत्रियों का विवाह इससे कर दिया। चलिए अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वंशावलियां। वंशावलियां के अंतर्गत किसी भी शासक के हम पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, उनके पिता, उनके दादा। तो यहां हम जो समुद्रगुप्त की वंशावली पढ़ने जा रहे हैं। समुद्रगुप्त की वंशावली किसे पढ़ेंगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो उसमें इसके दादा, इसके पिता, इनका जिक्र है। इसमें यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम, जो इसका पिता था, वो गुप्त वंश का पहला शासक था। साथ में इसमें जिक्र दिया गया है कुमार देवी के बारे में। कुमार देवी जो थी इनकी माता, यह किससे संबंध रखती थी? कहां की पुत्री थी? लिच्छविगण की। आपने इसकी चर्चा सुन रखी होगी पहले भी। इसमें एक और बात बताई गई है, इस समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि दी है, जबकि अभी तक इसके दादा पिता ने जो उपाधि ली थी वो राजा और महाराजा तक सीमित थी। यह बताता है कि इन गुप्त शासकों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था और ये अपनी महत्ता स्थापित करते चले जा रहे थे। तो आगे का जो शासक आता है समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हमें जब ये अपनी वंशावलियां लिखता है तो उसमें हमें समुद्रगुप्त की भी चर्चा मिलती है। अब चंद्रगुप्त के बारे में पता कैसे चलता है? अभिलेख से और सिक्कों से। एक और चर्चा मैं बता दूं आपको, विक्रम संवत की शुरुआत इसने की थी। कब? 58 ईसा पूर्व में। किसके उपलक्ष्य में? तो अंतिम शासक था, उसे हराया और उसे हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की इसने। अब इसके दरबार में जो महान कवि मौजूद थे, जो महान भूगोलविद मौजूद थे, खगोल शास्त्री, उनका मैं नाम लिख देता हूं। कालिदास और आर्यभट्ट। आप इन दोनों नाम से भली भांति परिचित होंगे, रूबरू होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शासक है हर्षवर्धन। और इसके संदर्भ में बताने वाली जीवनी है हर्षचरित्र। अभी तक हमने देखा कि अभिलेख शासक की बारे में जानकारी प्रदान कर रहे थे,
लेकिन जो यहाँ हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान करती है उस पुस्तक का नाम है हर्षचरित। वो क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी है। तो 1400 साल पहले एक महान शासक बना उत्तर भारत में। अब इसकी वंशावली जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह सबसे पहले कहाँ का शासक बना? थानेसर का। जब इसके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो यह थानेसर का शासक बना। फिर कुछ समय पश्चात इसके बहनोई जो कि कन्नौज का शासक था, इसकी हत्या करती बंगाल के शासक ने। तो उसके पश्चात इसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां का भी शासक बन गया। यह उत्तर भारत का काफी शक्तिशाली और महान सम्राट बना। इसी क्रम में इसने मगध पर, बंगाल पर विजय प्राप्त की। तो इसकी जो जीवनी है हर्षचरित, इसे लिखा किसने? इसे लिखा है इसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने। इसने चर्चा के क्रम में यह भी बताया है कि हर्ष नर्मदा नदी के पार अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल नहीं हो सका। वहां उसे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया था। एक और बात बताई, आपने हेनसांग के बारे में पढ़ा था पहले भी। जब हेनसांग भारत आया तो हर्ष के दरबार में इसने काफी लंबा समय व्यतीत किया है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। जब यहां शासन कर रहा था हर्षवर्धन, तो इसी दौरान दक्षिण में दो महत्वपूर्ण वंशज मौजूद थे, शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद था। पुलकेशिन द्वितीय, ये पल्लव साम्राज्य कहां था? इन क्षेत्रों के बीच फैला हुआ था। तो ये इसकी राजधानी थी कांचीपुरम, उसके आसपास के क्षेत्रों और कावेरी नदी के डेल्टा तक। अब आपको ये क्षेत्र पता होगा, कावेरी नदी का डेल्टा कहाँ है? ये क्षेत्र रहा। और दूसरा चालुक्य की जो राजधानी थी एहोल। धीरे धीरे ये व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गई प्लस धार्मिक केंद्र के रूप में। अब ये दोनों राज्य थे, ये दोनों के शासक आपस में लड़ते रहते हमेशा, ताकि वे क्या कर सके? एक दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी क्रम में ये एक दूसरे की सीमाओं का हमेशा अतिक्रमण करते रहते थे। अब हम एक चालुक्य वंश के महान शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। अब इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो इसके दरबारी कवि, इसका नाम है रवि कृष्ण। इसने भी प्रशस्ति अभिलेख लिखा है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की। इसने बताया है कि हर्ष को इसने हराकर दक्षिण भारत में बढ़ने नहीं दिया, इसे पराजित कर दिया। एक और बात बताई कि पूर्व में और पश्चिम समुद्र तटीय इलाकों में इसने अभियान किया। तो हर दरबारी कवि जो उसके दरबार में रहता था राजा के, वो अपने दरबार राजा की प्रशंसा करता नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन ये जब दोनों राज्य पल्लव और चालुक्य लंबे समय तक आपस में जूझते चले गए तो इनकी शक्ति है कमजोर हो गई। तो ऐसे में राष्ट्रकूटों ने पल्लवों को हटा दिया अपनी जगह से और चोलों ने चालुक्यों के साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। हम पढ़ने जा रहे हैं इन राज्यों की प्रशासन के बारे में। तो चूंकि इस समय जो आर्थिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत था वो
भूकर था और भूमिकर। यहाँ के इस समय के अधिकांश लोग कृषक थे और खेती करते थे। ऐसे में भूकर से जो आय प्राप्त होती थी, संसाधन प्राप्त होते थे, इससे किसी भी राज्य का प्रशासन चलता था। अभी तक जो चला आ रहा था प्रशासन, उसमें ग्राम, गांव प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब राजा को सहयोग की आवश्यकता थी, किनकी? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैन्य रूप से शक्तिशाली थे। अब इनके समर्थन की आवश्यकता थी, तो राजा ने क्या अलग प्रशासन में कुछ बदलाव लाए। उन बदलावों को हम देखते हैं कि कौन कौन से वो बदलाव थे। पहला बदलाव उन्होंने किया कि पद को वंशानुगत बना दिया। इसका एक उदाहरण लेते हैं, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में महादंडनायक, महादंड नायक यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी, यह पद इसे अपने पिता से प्राप्त हुआ था। यानी इसका पिता था, वो भी महादंड नायक था। जब वो महादंड नायक के पद से हटा तो यह गद्दी उसे उसके पुत्र को प्राप्त हुई। दूसरा, एक व्यक्ति अनेक पदों पर स्थापित होता था, अनेक पदों का संचालन करता था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि यदि कोई एक मंत्री अनेक विभागों का क्या मंत्रालय का जिम्मा अपने आप पर ले लेता है कभी कभी, तो यही चीजें हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलती है। यहां भी एग्जाम्पल लेते हैं हरिसेन का ही। पहला, ये महादंड नायक था। दूसरा, कुमारामात्य यानी महत्वपूर्ण मंत्री था। तीसरा, संधि विग्रहिक था, यानी युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। तो दो चीजें हम लोग देख ली। तीसरा, स्थानीय प्रशासन में व्यापारियों का बोलबाला था। स्थानीय प्रशासन में व्यापारियों का बोलबाला। नगर श्रेष्ठी, ये मुख्य बैंकर होता या फिर कोई अन्य व्यापारी। दूसरा, सातवां का पद व्यापारियों का एक नेता इस पर स्थापित होता था, ताकि उसके काफिले को सुरक्षित रूप से व्यापार करने में सक्षम बना सके। तीसरा, कायस्थों, ये थे लिपिकों के प्रधान। लिपिकों के प्रधान थे। और प्रथम कुली, मुख्य शिल्पकार। तो इन पदों पर व्यापारियों का बोलबाला था, प्रभुत्व स्थापित था। तो अधिकांशतः यह देखा जाता, ये जो समाज का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध व्यक्ति व्यापारी हुआ करता था, वो इन पदों पर विराजमान होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक नए प्रकार की सेना। हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से जो सेना का स्ट्रक्चर चलता आ रहा था, संरचना चलती आ रही थी, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जो पहले की संरचना थी कि हाथी, रथ, पैदल सेना, ये सारे मौजूद थे। तो इसमें एक नया बदलाव देखने को मिला, वो एक सेना नायक की नियुक्ति कर दी जाती थी। अनेक सेना नायकों को राज्य में स्थापित कर दिया जाता था। इन्हें राजा को सैन्य सहायता प्रदान करनी थी। सैन्य सहायता प्रदान करनी थी। इसके लिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। इन्हें क्या करना था?
घोड़ों को मेंटेन करके रखना था, रथ मेंटेन करके रखना था, सैनिक को बना कर रखना था, ताकि जब भी राजा को सैनिक की आवश्यकता पड़े ये उसे प्रदान करे। तो इसके लिए इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, तो फिर इनकी आय कैसे होती थी, इनका खर्च कैसे वहन करते थे, तो इन्हें भूमि दान दिया जाता। अब इन्हें भूमि दान दिया जाता, आप इन्हें अधिकार दिया जाता कि आप इनसे भूकर वसूल सकते हो, आप इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो, आप इनका प्रशासन कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये इतने शक्तिशाली होते चले गए कि ये खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करते। बाद में यही सामंत के रूप में सामने हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम सामंत भी कह सकते हैं। तब हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी चर्चा हमें कहां मिलती है। पल्लव अभिलेखों में स्थानीय शासन की चर्चा मिलती है। वहां यह बताया गया है कि जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उन लोगों ने अपना प्रशासन चलाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। ब्राह्मण भूस्वामियों ने उसे नाम दिया गया सभा। अब यह सभा अपनी उप समितियों के माध्यम से प्रशासन का संचालन करती है। जैसे सिंचाई के लिए एक अलग उप समिति जो सिंचाई के मामले को देखती, एक अलग समिति जो सड़क निर्माण को देखती, बगीचे के लिए अलग। इस प्रकार से अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग उप समितियों का निर्धारण किया गया। अब जहां ये ब्राह्मण भूस्वामी मौजूद नहीं थे तो वहां भी एक आम सभा का गठन किया गया, उसे नाम दिया गया पुर। यह सामान्य लोगों का संगठन था। इसी तरह जो व्यापारी थे उन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया, उसका नाम दिया नगरम। तो इस नगरम में जो सबसे जो बोलबाला रहता था, जिसका नियंत्रण होता था, वो शक्तिशाली व्यापारी हुआ करते थे। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उस जमाने के लोग। हम उस जमाने के लोग के बारे में जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से उस जमाने के लोग के थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो इसकी चर्चा हमें मिलती है नाटकों से, उस काल के नाटकों से और अन्य स्रोतों से। तो इसमें जो मदद करेगा हमारी वो है कालिदास द्वारा रचित नाटक। कालिदास का जो नाटक है उसमें मुख्यतः राज दरबार का चित्रण किया जाता था। यह हमें बताता है कि उस समय का राज दरबार कैसा था, वहां का प्रचलन चलन कैसा था, किन प्रकार की प्रथाएं वहां मौजूद थी। इसमें यह दिखाया गया है कि राजा और ब्राह्मण यह अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते, जो एक संस्कृत था। तो दूसरी ओर जो अन्य लोग और महिलाएं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। ये इन दोनों के बीच में भेद आपको दिखाई देता है, आप ये बताता है कि दोनों में भेद मौजूद था। अब आपने एक कहानी सुनी होगी अभिज्ञान शकुंतलम में, वो एक मछुआरे को मिलती है। जब मछुआरा उसे राज दरबार में ले जाता है तो राजा उसे उपहार देता है, और उस उपहार को राज दरबार के जो कर्मचारी थे उन्हें वापस ले जाने के क्रम में छीन लेते हैं। तो वहां उनके दुर्व्यवहार का पता चलता है कि उस समय भी भ्रष्ट शासन मौजूद था। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।